ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसेस, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी लिक्विड, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर हेनरी लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ देखिए क्या होता है। According to Henry's law, the solubility of gases in liquids is directly proportional to the pressure ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि लेट अस एज्यूम कि वी हैव अ कंटेनर, ठीक है। लेट अस एज्यूम दिस इज योर क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। एंड लेट अस एज्यूम कि this container is partially filled with any liquid, let us assume this is your volatile liquid, ठीक है। and this part of the container is filled with gas, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज एनी लिक्विड एंड दिस पार्ट ऑफ द कंटेनर इज फिल्ड विद एनी गैस, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस गैस विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दिस लिक्विड। लेट अस अज्यूम दिस लिक्विड इज एक्सर्टिंग प्रेशर P on this liquid, ठीक है। सो व्हाट विल बी द solubility ऑफ दिस गैस, ठीक है। दिस विल बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। मतलब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा और इस गैस के सॉल्युबिलिटी, इस गैस का जो भी सॉल्युबिलिटी होगा वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। यही कोरिलेट करता है हमारा हेनरी लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मींस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब भी एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो इन दिस केस दिस S विल बी Kh into P, ठीक है, वेयर दिस Kh इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, also called Henry's constant, ठीक है। सो दिस इज आवर हेनरी लॉ, ठीक है। समटाइम्स हेनरी लॉ को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम pressure is directly proportional to sometimes mole fraction. So this pressure will be equals to Kh into X. ठीक है।
ठीक है। अब अभी हम लोग देखेंगे कि हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट वो क्या होगा। ठीक है, दिस S इज इक्वल टू KH इंटू T। यहां से KH का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, S डिवाइडेड बाई P। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, सेम एज यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर। सो द यूनिट ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी विल बी मोल पर लीटर। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस प्रेशर, प्रेशर का यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, एटीएम भी ले सकते हैं और बार भी ले सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यूनिट जो है वो बार मिलेगा। So what will become? It will become mole per liter per bar. ठीक है, so this is the unit of KH. Mole per liter per bar. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज राल्स लॉ। लेकिन राल्स लॉ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि वेपर प्रेशर किसको कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, देखिए वेपर प्रेशर का मतलब क्या होगा। Let us assume we have a closed container and this container contains some liquid. And this is a volatile liquid. ठीक है, so let us assume this is any volatile liquid. ठीक है, volatile का मतलब क्या होगा, जो काफी आसानी से किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेट कर जाए। ठीक है, जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा हो, वैसे लिक्विड्स को हम लोग क्या कहते हैं, volatile liquid। ठीक है, so if this is volatile liquid, so what will happen, it will be converted into vapors. After some time this liquid will get converted into vapors, means evaporation will take place। ठीक है, तो जैसे ही इवापोरेशन होगा तो क्या होगा कि जितने भी लिक्विड की मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्टिकल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे इवापोरेशन होगा, ठीक है, कंटेनर क्या है हमारा, क्लोज है, तो जैसे ही वेपर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वापस से क्या होगा कि जितने भी वेपर के पार्टिकल्स हैं, जितने भी वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल गेट कंडेंस, ऊपर की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एंड आफ्टर गेटिंग कंडेंस दे विल अगेन ड्रॉप इनसाइड दिस लिक्विड। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि पहले इवापोरेशन होगा। ठीक है, इवापोरेशन तो कंटिन्यूअसली होता ही रहेगा, लेकिन जब इवापोरेशन मतलब जितना ज्यादा इवापोरेशन होगा वेपर्स उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। सो आफ्टर सम टाइम दिस इवापोरेटेड मॉलिक्यूल्स विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, ड्रॉपलेट्स ऑफ एनी लिक्विड एंड कंडेंसेशन विल टेक प्लेस।
ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर वापस इस लिक्विड में क्या हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा, ठीक है, एक ऐसा समय आएगा कि जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा है सेम उसी रेट से क्या हो जाए, कंडेंसेशन हो जाए, तो उसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जिसमें रेट ऑफ इवापोरेशन ठीक है इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज इक्विलिब्रियम। दिस इज योर इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, मतलब जिस रेट से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं सेम उसी रेट से वापस वेपर्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वापस किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, सो एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम दिस वेपर विल एक्सर्ट सम प्रेशर। ठीक है, मतलब जब भी इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तो जितने भी वेपर्स होंगे इस लिक्विड पे कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, सो वेपर प्रेशर इज नथिंग, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन वेपर्स एंड लिक्विड्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, मतलब जब किसी भी लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो, ठीक है, तो उस समय वेपर्स के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, so now we can write what is vapor pressure. The pressure exerted by vapors on the surface of liquid when there is equilibrium between liquid and vapor is called vapor pressure. ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। जब किसी भी लिक्विड और उसके वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो तो उस समय वेपर्स जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड पे उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रॉल्स लॉ। ठीक है, देखिए रॉल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ vapor pressure
of any volatile liquid is directly proportional to its mole fraction. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए, किसी भी वोलाटाइल लिक्विड के लिए जो प्रेशर होगा, ठीक है, जो भी वेपर प्रेशर होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज पी नॉट इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पी नॉट है क्या, सो पी नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, अभी भी इसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। सो दिस इज योर रॉड्स। Let us assume we have a binary solution. Whose components are A and B. A and B नहीं, 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जिसमें दो कंपोनेंट हो, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। लेट अस अज्यूम कि वी हैव अ सॉल्यूशन, वी हैव अ कंपोनेंट E and this is your component B. ठीक है, इनिशियली हम लोगों ने क्या किया है, दोनों को सेपरेट करके रखा अलग अलग। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, कोई भी वोलाटाइल लिक्विड है, ए और बी क्या है, कोई भी वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, तो इनिशियली हम लोगों ने क्या किया है कि इन दोनों लिक्विड को अलग अलग सेपरेट करके रखा है। ठीक है, तो अगर लिक्विड ए को हमने सेपरेट करके रखा है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सो इसके वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे। अच्छा, ए बी नहीं, 1 2 लिखा है। ठीक है, ये 1 और 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूरे चैप्टर में 1 और 2 अगर लेंगे तो 1 2 यूज होगा, और अगर ए बी लेंगे तो ए और बी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा, तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर P1 नॉट। ठीक है, अभी ये P1 नॉट का मतलब क्या हुआ, दिस इज वेपर प्रेशर of 1 in pure form। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन प्योर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर कंपोनेंट को अगर हमने सेपरेटली रखा है, ठीक है, अलग रखा है,
तो उस समय जो प्रेशर, उस समय जो भी वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, ठीक है। उसी तरह से इसका जो भी प्रेशर होगा P2 नॉट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया कि लेट अस अज्यूम इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स कर दिया। दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या किया, इसमें मिक्स कर लिया, ठीक है। तो मिक्स करेंगे तो क्या होगा, एक अलग तरीके का क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उसमें ए के भी कंपोनेंट्स होंगे, सॉरी यहां पे भी लिखा है मैंने, ठीक है, मतलब 1 के भी कुछ पार्टिकल्स होंगे और 2 के भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। Remember we have studied about Dalton's law of partial pressure, ठीक है। Dalton's law of partial pressure में हम लोगों ने क्या देखा था कि if a solution contains more than two components, then the total pressure of the liquid will be equal to the partial pressure of the given liquids, ठीक है। Means the sum of the pressure exerted by individual particles, ठीक है। मतलब अगर पूरे सॉल्यूशन की प्रेशर की अगर हम बात करें, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन की प्रेशर की अगर बात करें तो दिस विल बी इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर exerted by molecules of component A plus the pressure that is exerted by the molecules of component B, means टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। P1 यहाँ पे क्या है, P1 is the partial pressure of component A and P2 is what, partial pressure of component B, ठीक है। ठीक है, अब देखिए राउल्स लॉ क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू P2 is equals to x2 into P2, ठीक है। अभी जानना है कि सबका मीनिंग क्या होगा। P1 का मतलब क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर of component A, component 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट 1 जो है उसके पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोगों ने किससे डिनोट किया, P1 से डिनोट किया, ठीक है। P2 का मतलब क्या हो गया, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2,
ठीक है, मतलब सेकेंड वाले कंपोनेंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, P2 से डिनोट किया। ठीक है, उसी तरह से P1 नॉट का मतलब क्या हो गया, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 in its pure form। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मैं भी बताऊंगा क्या होगा। उसी तरह से P2 नॉट का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 in its pure form। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, P1 और P1 नॉट, इसमें डिफरेंस देखिए क्या है। ठीक है, P1 नॉट इज द प्रेशर exerted by the particles of component 1 when they are intermixed with component B। ठीक है, मतलब A और B को मिक्स करने पे जो भी प्रेशर बना, ठीक है, मतलब A और B को जब हमने मिक्स किया तो उस समय जो कंपोनेंट ए के पार्शियल प्रेशर है उसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, 1 से, P1 से डिनोट किया। ठीक है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल P1 नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन इट्स प्योर फॉर्म। मतलब जब हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया था, सेपरेटली 1 को अगर अलग रखा था, ठीक है, तो उस समय जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था उसी को हम लोगों ने किससे डिनोट किया है, P1 नॉट से डिनोट किया। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे x1 x2 का मतलब क्या हो गया, x1 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x2 हियर, मोल फ्रैक्शन of component B। ठीक है, सॉरी component 2। ठीक है, so this is your round C। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर एक दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर हमने इंटरमिक्स किया है, ठीक है, देन द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर exerted by will be equal to sum of the pressure exerted by
ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। मतलब अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, सो व्हाट विल बी पी टोटल, मीन्स व्हाट विल बी टोटल प्रेशर, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट 1 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। पीटी से डिनोट करेंगे हम लोग। चलिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, दिस इज इक्वल्स टू P1 नॉट इनटू x1, ठीक है, प्लस के साथ ये किसके इक्वल हो जाएगा, P2 नॉट इनटू x2 के इक्वल, ठीक है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू फिर क्या होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और यहां से हम लोग x1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इस वैल्यू को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है। सो दिस P टोटल विल बिकम P1 नॉट, x1 को किससे रिप्लेस कर लेना है, 1 माइनस x2 से, तो x1 के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस x2, ठीक है, प्लस के साथ ये क्या हो जाएगा हमारा P2 नॉट इंटू x, ठीक है। P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी P1 नॉट माइनस के साथ क्या हो जाएगा, P1 नॉट इंटू x2 प्लस के साथ P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर इन दोनों में अगर x2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, P2 नॉट माइनस के साथ क्या होगा, P1 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को हम लोग वैसे लिख सकते हैं, क्या बच गया हमारा, प्लस के साथ P1, ठीक है। So if we are given partial pressure of two components and the total pressure of the solution, then we can calculate the mole fraction of component 1 as well as of component 2. ठीक है, इसमें हम लोग इक्वेशन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इससे पहले नोट करके एक पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, ठीक है, कि composition in vapor phase is calculated by ठीक है। याद रहे कि अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था दैट वाज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड फेज, ठीक है। और लेकिन अगर वेपर फेज होगा तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल, ठीक है। ये हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से P2 का क्या होगा, P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P टोटल, ठीक है। रिमेंबर कि ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था कहां पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
ठीक है। क्लास 11th में हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी सीखा था। अभी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। The vapor pressure of two components in pure form are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg. Calculate the mole fraction of each component if the total pressure is 600 mm of Hg. ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। दो अलग अलग प्रेशर हैं, ठीक है। किसी को कंपोनेंट 1 किसी को कंपोनेंट 2 मान सकते हैं। एक्चुअली जिसका प्रेशर ज्यादा है उसको P2 नॉट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में P2 नॉट माइनस P1 नॉट फॉर्मूला में आने वाला है, तो उस समय साइन का हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। मान लिया कि P1 नॉट का वैल्यू क्या है 450 mm ऑफ Hg, ठीक है। P2 नॉट क्या है हमारा यहाँ पे 700 mm ऑफ Hg, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस 600 mm ऑफ Hg? दिस इज योर टोटल प्रेशर। यस, Pt इज गिवन 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, x1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और x2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Pt इज इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, ठीक है, प्लस के साथ क्या है हमारा P2। सबका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग और किसका कैलकुलेट करेंगे, पहले x2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। x2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद 1 माइनस x2 विल गिव द वैल्यू ऑफ x1। तो Pt का वैल्यू क्या है हमारा 600, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर 700 माइनस 450 इंटू x2, दिस इज योर P1 नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 नॉट 450 mm ऑफ Hg। ये हमारा क्या हो जाएगा, चल ये 600 और ये माइनस में उधर में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 600 प्लस 450 कितना हो जाएगा 1050,
ठीक है 1050, ठीक है 700 माइनस 150, सॉरी 700 माइनस 450, ये कितना हो जाएगा हमारा 250 into x2, okay, so what is the value of x2 here 1050 divided by, ठीक है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 5 5 is 25, 21 times, so this x2 is equal to 21.5. पॉइंट पे अगर लिखना चाहें तो x2 कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन की जगह पे हम लोगों ने नेगेटिव साइन ले लिया, ठीक है। क्यों, कैसे पता चला हमें कि ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि x2 का वैल्यू जो है वो 4.2 आ रहा है हमारा, ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, 0 से लेकर के 1 के बीच का ही होगा, ठीक है, या फिर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा भी नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा था 4.2 आ रहा था, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गलत हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। ये प्लस 250 होगा, यहाँ पे 600 माइनस 450, ये 150 होगा, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 बाई 3/5 मीन्स 0.6, ठीक है। तो x1 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 0.6, तो दिस इज 0. ठीक है, तो एक का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.6 और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.4, ठीक है। Next heading is graphical representation of Raoult's law. ठीक है, मतलब देखिए कि राउल्ट्स लॉ को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ होगा क्या, P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x, ठीक है। also total pressure means PT will be equals to P1 plus, ठीक है। देखिए इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया है मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेपर। ठीक है, दो कंपोनेंट्स है हमारे पास, पहला कंपोनेंट कौन सा है 1 और दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पास 2, ठीक है। चलिए देखिए, इनिशियली क्या है हमारे पास x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 जो है मतलब 1 की कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है, मतलब x1 का वैल्यू क्या है 0 है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है हमारा x2 है, ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x2 का वैल्यू क्या है 0 और x1 का वैल्यू क्या है 1 है, मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 1 के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट 2 के पार्टिकल्स है, ठीक है। जैसे जैसे सबसे पहले कंपोनेंट 1 के लिए देखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट 1 के लिए जैसे जैसे राइट हैंड साइड में हम लोग मूव कर रहे हैं तो पहले x1 का वैल्यू कितना था 0 और राइट हैंड साइड में x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि x1 का जो वैल्यू है x1 का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे है x1, इस x1 का वैल्यू क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो दिस x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर P1, तो x1 का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इस P1 का भी वैल्यू क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो लेट अस एज्यूम कि हम लोग P1 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो P1 का जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे, ठीक है, P1 का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि राइट हैंड साइड में जब भी मूव कर रहे हैं तो x1 पहले क्या था 0 था, अभी x1 का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है, यानी कि x1 का वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज इंक्रीजिंग एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, तो x1 का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो P1 का भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो इसलिए इंक्रीजिंग हमने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे x1 का वैल्यू कितना हो गया 1, इस वाले पॉइंट पे x1 का वैल्यू कितना है 1, तो आप सोचिए कि इस वाले फॉर्मूला में अगर x1 का वैल्यू अगर 1 हो जाए, ठीक है, अगर x1 का वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो जाए, सो दिस P1 विल बिकम इक्वल्स टू P1 नॉट। क्लियर है कि इस पॉइंट पे आप देखिए कि x1 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो अगर x1 का वैल्यू अगर 1 हो जाए, यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाए, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई P1 नॉट इट विल बिकम P1 नॉट, ठीक है। सो दिस P1 विल बिकम इक्वल्स टू P1 नॉट, तो ये जो P1 का वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल्स टू P1 नॉट, ठीक है। एक ग्राफ आया समझ में, ठीक है। चलिए सेकेंड ग्राफ देखते हैं, अभी इधर से हम लोग देखते हैं। इनिशियली अभी x2 के केस में देख रहे हैं, ठीक है, x2 का वैल्यू इनिशियली कितना था 0 था, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो x2 का वैल्यू इनिशियली कितना था 0, अभी x2 का वैल्यू कितना है 1, यानी कि राइट से लेफ्ट जब मूव कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जब इधर मूव कर रहे हैं तो x2 का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, x2 का यहाँ सॉरी कुछ उल्टा हमने क्या x1 के लिए x2 0, x2 का वैल्यू क्या है 0 और इधर x2 का वैल्यू है 1, यानी कि x2 का वैल्यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहां से देखिए कि अगर x2 का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर x2 का वैल्यू इंक्रीज होगा तो x2 क्या है P2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर x2 का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो P2 का भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, तो जब भी इधर आएंगे तो P2 का भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है, P2 का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा। जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे अगर x2 का वैल्यू अगर 1 हो जाए,
अगर x2 का वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो P2 है ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल्स टू P2 नॉट. सो x इज इक्वल्स टू 1, दिस P2 विल बिकम इक्वल्स टू P2. ठीक है, एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ P total which is equals to P1 plus P2. So this is the graphical representation of Raoult's law of imbalance. Okay. So in next class we will study about ideal solution and non-ideal solution. Okay. Thank you.